गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम क्लास 11th का सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होता है एसेट्स is equals to liabilities प्लस कैपिटल। एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का रिलेशन डिफाइन करती है। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस जिसके दो एस्पेक्ट होते हैं, राइट? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हुआ क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को ही कैपिटल बोला जाता है। इट इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या है? जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका डबल इंपैक्ट दिखाना है, डुअल एस्पेक्ट दिखाना है। और इस इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई करके दिखाना है। अब जो ये है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये है मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसकी एक फॉर्म और होती है जिसे हम टी फॉर्म बोलते हैं, और इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को ही हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट ड्रॉ कैसे होती है? एक टी फॉर्म में टेबल ड्रॉ करी जाती है। यहां पर सारे के सारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं और उनका अमाउंट, और इसे डेबिट साइड बोलते हैं। एसेट वाली साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। और लेफ्ट साइड पे सारी की सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल्स रिकॉर्ड करी जाती हैं और यहां पर उनका अमाउंट, और इसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब इसमें करना क्या होता है? जो एसेट साइड का अमाउंट है, जो एसेट साइड का हम यहाँ पे जितने भी एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, इन सबका जो अमाउंट है यहाँ पे जो टोटल आएगा वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होगा। तभी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी के कॉलम में ही सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है, राइट? तो टी फॉर्म में जब भी लिखेंगे उसे बैलेंस शीट बोलेंगे और मैथमेटिकल इक्वेशन में अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। तो ट्रांजैक्शंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। अब यहां पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको डुअल एस्पेक्ट सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट क्या है। स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई 5 लाख रुपीज। बिजनेस के अंदर क्या आया? सर बिजनेस के अंदर कैश आया 5 लाख रुपीज, और एट द सेम टाइम ये ही कैश कैपिटल है। तो ये डुअल एस्पेक्ट हो गया। कैपिटल भी 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गई और एट द सेम टाइम कैश भी इंक्रीज हो गया। और कैश जो है वो एसेट का पार्ट होता है, राइट? अब इस केस में क्या था कि मिस्टर एक्स 5 लाख रुपीज कैश लेके आ रहे हैं। अब कई बार क्या होगा कि जो ऑनर है वो कैश के बजाय कोई एसेट ले आएगा, बिजनेस में सीधा एसेट ही ले आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर एक्स फर्नीचर ले आए और फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फर्नीचर ले आए 2 लाख रुपीज का। तो बिजनेस के अंदर क्या आ गया? बिजनेस के अंदर एक एसेट आ गया 2 लाख रुपीज का, और एट द सेम टाइम ये ही एसेट आपकी कैपिटल बन जाएगा 2 लाख रुपीज, राइट? नेक्स्ट, अब आप बिजनेस में एसेट परचेज करते हो। बिजनेस में
आप एसेट परचेज करते हो। तो बिजनेस के अंदर क्या आया सर, एसेट आ गया, राइट। एट द सेम टाइम आपने कैश में परचेज किया तो बिजनेस से कैश चला गया। फॉर एग्जांपल यहां पे था परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख, तो बिजनेस के अंदर एक एसेट आ गया विच इज मशीनरी 2 लाख रुपीस का, और एट द सेम टाइम बिजनेस से एक एसेट चला गया विच इज कैश। तो एसेट में ही इंक्रीज हो गया और एसेट में ही डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब गुड्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? गुड्स वर्ड सर स्टॉक के लिए यूज होता है। आपने स्टॉक परचेज किया 50,000 कैश में, तो बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से सर कैश चला गया 50,000 रुपीज, और एट द सेम टाइम बिजनेस के अंदर गुड्स आ गए, गुड्स होते हैं स्टॉक, तो स्टॉक भी एसेट का ही पार्ट होता है। तो बिजनेस के अंदर एक एसेट आ गया और एक एसेट चला गया। अब गुड्स जो है आपने इस केस में कैश में परचेज किया। अब कई बार क्या होता है, गुड्स आप क्रेडिट में परचेज करते हो, तो जब भी आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे तो बिजनेस के अंदर स्टॉक आएगा, राइट। बिजनेस के अंदर क्या आएगा, स्टॉक आएगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन है, इसमें स्टॉक आया 30,000 का, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000, तो बिजनेस के अंदर 30,000 रुपीज का स्टॉक आ गया। एट द सेम टाइम आपने पेमेंट नहीं करी, अभी आपने पेमेंट नहीं करी, तो कैश नहीं जाएगा, लेकिन पेमेंट करनी तो है, तो ये आपके क्रेडिटर्स हो गए, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो एक एस्पेक्ट इसका ये होगा कि आपके बिजनेस में स्टॉक आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, एट द सेम टाइम आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, राइट। ऐसे ही आप गुड्स बेचते हो तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कैश सेल, आपने जो गुड्स है वो कैश में बेचे, राइट। तो बिजनेस के अंदर कैश आ गया, लेट्स से कैश सेल की 1 लाख रुपीस की, कैश सेल थी 1 लाख रुपीस की, तो बिजनेस के अंदर कैश आ गया 1 लाख रुपीस। एट द सेम टाइम बिजनेस से स्टॉक चले गए, बिजनेस से स्टॉक चले गए 1 लाख रुपीस के, राइट। तो एक एसेट आ गया विच इज कैश, और एक एसेट चला गया विच इज स्टॉक। अब ऐसे ही ये कैश सेल था, आप सेल कई बार क्रेडिट पे भी कर देते हो। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, माल पहले बेच दिया और पैसे बाद में। तो इस केस में क्या होगा, बिजनेस से स्टॉक चले गए 25,000 के, और क्रेडिट सेल हुई है तो मतलब कैश नहीं आया, तो यहां पे हमारे डेटर्स बन जाएंगे, राइट। डेटर्स कौन होते हैं, टू हुम बिजनेस हैज टू रिसीव मनी, डी से डेटर, डी से देनदार, टू हुम बिजनेस हैज टू रिसीव मनी। तो डेटर्स जो होते हैं वो एसेट का पार्ट होते हैं, और जो स्टॉक है वो भी एसेट का पार्ट है। तो एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है, राइट। अब कैपिटल में चेंजेस कब कब आता है, कैपिटल में चेंजेस कब कब आता है, जब आपको प्रॉफिट होगा, जब आपको कोई प्रॉफिट होगा या कोई फायदा होगा, आपको गेन होगा, तो वो आपकी कैपिटल को हमेशा बढ़ाएगा, राइट। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और प्रॉफिट का उल्टा होता है लॉस, प्रॉफिट का उल्टा होता है लॉस। जब भी आपको लॉस होगा या आप कोई एक्सपेंस करोगे, लेट से आपने सैलरी पे करी, आपने रेंट पे करा, तो जितने भी आप एक्सपेंस करोगे उससे कैपिटल हमेशा कम होगी, और लॉस से कैपिटल हमेशा कम होगी, राइट। और आप जब भी बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है, एक होता है कैपिटल, कैपिटल होता है बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो आपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। एडिशनल कैपिटल क्या होता है, ईयर के बीच में ही आपको लगा कि बिजनेस के अंदर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप और ज्यादा अमाउंट घर से लाते हो और वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो, उसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो एडिशनल कैपिटल से हमेशा कैपिटल इंक्रीज होती है, और ड्राइंग से हमेशा कम होगी। ड्राइंग्स होता है जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए
बिजनेस के अंदर से कैपिटल विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉ करता है। तो ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है। अभी हमने ये वाला केस देखा था, इस केस में क्या था, क्रेडिट सेल थी 25,000 की। इसमें सिंपल अमाउंट दिया हुआ था कि 25,000 रुपीज की क्रेडिट सेल हुई है। तो हमने क्या किया था, सीधा 25,000 से स्टॉक माइनस कर दिए थे और डेटर से एक नया एसेट आ गया था, राइट। अब वो क्या दे देगा क्वेश्चन में, अब वो क्वेश्चन में आपको दे देगा कि 20,000 के गुड्स थे, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा कि 20,000 के गुड्स थे और उसमें 10% प्रॉफिट पे हमने गुड्स सोल्ड आउट करे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपके बिजनेस से स्टॉक चले गए कितने के, 20,000 के। बिजनेस से स्टॉक चले गए 20,000 के और ये जो गुड्स बेचे हैं ये 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं। 20,000 का 10% होता है 2,000। तो इट मींस जो ये गुड्स बेचे हैं वो 22,000 में बेचे हैं। तो बिजनेस में जो कैश आएगा वो आएगा 22,000 रुपीज और 20,000 के गुड्स 22,000 में बेचे तो 2,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। और अभी हमने देखा है जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल इस केस में 2,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है, राइट। स्टॉक एसेट का पार्ट है, स्टॉक एसेट का पार्ट है, कैश एसेट का पार्ट है, राइट। 20,000 का एक एसेट कम हो रहा है और 22,000 का एक एसेट बढ़ रहा है। तो अगर हम इन टोटल देखेंगे तो जो एसेट है वो 2,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, राइट। और कैपिटल भी 2,000 रुपीज से ही इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, सोल्ड एसेट्स ऑफ ₹10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। अभी हमने गुड्स बेचे थे, राइट। अब कोई एसेट बिक जाएगा प्रॉफिट में। लेट्स से यहां पर फर्नीचर बिका, 10,000 का फर्नीचर था, 10,000 का फर्नीचर था, वो 2,000 के प्रॉफिट में बिका। तो फर्नीचर बिजनेस से कम हो जाएगा। फर्नीचर जो है वो बिजनेस से 10,000 रुपीज का कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपके पास जो कैश आया, आपके पास जो कैश आया 10,000 का फर्नीचर आपने 2,000 प्रॉफिट में बेचा तो 12,000 रुपीज आपके पास कैश आ गया और 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो 2,000 रुपीज से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। फर्नीचर एसेट का पार्ट है, एक एसेट 10,000 से कम हो रहा है। कैश एसेट का पार्ट है, एक एसेट 12,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इन टोटल 2,000 रुपीज के जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। और यहां पे कैपिटल भी 2,000 से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं बिजनेस में। लेट्स से रेंट हो गया, आपने रेंट पे करा, आपने सैलरी पे करी, आपने वेजेस पे करी, जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस है उनका ट्रीटमेंट यही होता है कि कैश कम हो जाएगा बिजनेस से। लेट्स से आपने सैलरी पे करी, यहां पर सैलरी ₹20,000, तो बिजनेस से कैश कम हो गया 20,000 और एक्सपेंसेस जब भी होंगे वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 20,000 से। एक्सपेंसेस चाहे कोई भी हो उसका ट्रीटमेंट यही होगा। सैलरी ले लो, वेजेस ले लो, रेंट ले लो या कोई और एक्सपेंसेस ले लो, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनका ट्रीटमेंट ये होगा कि वो कैश में से बैलेंस कम हो जाएगा और एट द सेम टाइम कैपिटल कम हो जाएगी। कैश एसेट का पार्ट है। हाँ, इसमें ये चेंजेस आ सकते हैं। अगर वो बोल दे सैलरी ₹20,000 पेड बाय चेक, तो एसेट साइड में एक बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम में से 20,000 रुपीज लेस कर देना। बैंक भी एसेट का ही पार्ट होता है, राइट। तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, ओनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जब भी ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकालता है तो हम उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। लेट्स से इस केस में ओनर ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ करे, 1 लाख रुपीज विड्रॉ करे। तो बिजनेस के अंदर से
कैश कम हो गया 1 लाख रुपीज से। एट द सेम टाइम पैसे बिजनेस से चले गए, ड्राइंग्स हो गई, तो ड्राइंग्स कैपिटल का बैलेंस कम कर देती हैं। तो इस केस में 1 लाख से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और एट द सेम टाइम एसेट डिक्रीज हो जाएगा विच इज कैश 1 लाख रुपीज से। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, राइट। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और बिजनेस और ओनर दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। अब देखा जाए इसी ओनर ने ही बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है। लेट्स से अगर ये ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट ना करके अगर यही पैसे बैंक में डालता तो बैंक में उसे कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता, राइट। बैंक उसे क्या देता, उस पैसे पे इंटरेस्ट देता। अगर ये एफडी कराता तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता और अगर नॉर्मल पैसे भी रख देता अकाउंट के अंदर तो तब भी इंटरेस्ट मिलता। इट मींस इस पैसे पे, इस जो ये कैपिटल है ये वाले अमाउंट पे ओनर को इनकम होती अगर वो बिजनेस के अलावा कहीं और पैसे रखता सच एज बैंक, राइट। अब ये जो पैसे हैं ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाए तो एक तरीके से जो ये कैपिटल है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी तो है। जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी तो है, तभी तो हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज के हेड में कैपिटल को लिखते हैं क्योंकि ये ओनर का फंड है, ये बिजनेस का फंड नहीं है, ये ओनर का फंड है, ओनर के पैसे हैं और बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, राइट। अब इस कैपिटल पे बैंक अगर इस ओनर को इंटरेस्ट देता तो बैंक की जगह बिजनेस इसे इंटरेस्ट देगा इस पैसे पे, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और जब भी एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल को कम करता है। तो इसका एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि आपकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? ओनर को मिल रहा है, राइट। अगर यही पैसे बैंक में रखे होते तो ओनर को इंटरेस्ट मिलता तो वो जो इंटरेस्ट है जो बैंक में पैसे रखे हुए उसमें ऐड ऑन होता, राइट। सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो ओनर की कैपिटल में ही ऐड होगा। तो जो दूसरा एस्पेक्ट हो गया वो कैपिटल में इंक्रीज हो गया, राइट। कैपिटल में इंक्रीज होगा और कैपिटल में ही डिक्रीज होगा। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब अगर ओनर बिजनेस से कुछ ड्राइंग्स करेगा, बिजनेस से पैसे निकालेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो बिजनेस के लिए इनकम होगा। बिजनेस अब उस पैसे पे ओनर को इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो पैसा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा बिजनेस में से, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हुआ वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ, राइट। और जब भी प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में इंक्रीज करते हैं, राइट। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो डिडक्ट कहां से होगा ओनर का? वो कैपिटल में से डिडक्ट होगा। तो इसका जो सेकंड एस्पेक्ट हो गया वो जो सेकंड एस्पेक्ट हो गया वो कैपिटल में ही डिक्रीज होगा, वो कैपिटल में ही डिक्रीज होगा। ट्रांजैक्शन बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होता क्या है? बेसिकली जब बिजनेस का पैसा डूब जाता है उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। आपने किसी को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, वो आपका डेटर बन गया। अब उस डेटर से पैसे रिकवर्ड ही नहीं हुए, पैसे आए नहीं, पता चला कि वो इनसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया या वो भाग गया, तो उसे हम बैड डेब्ट्स बोलेंगे। पैसा डूबना, मनी विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है, बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है।
तो जब भी आपको लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। एट द सेम टाइम पैसे डूबे कहां से हैं? डेटर से। डेटर से मनी रिकवर नहीं है, राइट? तो डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स जो होते हैं वो होता है एसेट का पार्ट। तो इसका इंपैक्ट ये आ गया, एक एसेट डिक्रीज हो गया, एट द सेम टाइम कैपिटल डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लेट से किसी डेटर से पैसे डूब गए थे, 2 साल के बाद उसके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई। हालांकि हम इंडियंस में होता बड़ा कम है ऐसा कि किसी का पैसा लेने के बाद उसे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बट किसी की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई और उसने बोला सर आपके पैसे देने थे, आपके पैसे देने थे, तो आप ये पैसे ले लो। तो बिजनेस के अंदर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होना मतलब डूबे हुए पैसे वापस आ जाना, उसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा कि पैसे आ गए, और एट द सेम टाइम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बिजनेस के लिए क्या है? फायदा है, गेन है, ठीक है? तो जब भी गेन होता है वो कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो इसका एस्पेक्ट हो गया कि एक तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एट द सेम टाइम आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा विच इज कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। आपने बैंक से लोन लिया, तो बिजनेस के अंदर क्या आया? अब जो आपको बैंक लोन देगा तो वो बैंक में ही पैसे ट्रांसफर करेगा, तो एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा विच इज बैंक, राइट? और एट द सेम टाइम ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है बैंक लोन, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बैंक लोन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक का जो पैसा है वो बाद में रिटर्न करना ही करना है, दैट इज लाइबिलिटी। तो इसका डुअल एस्पेक्ट क्या हो गया? एक तो आपका एसेट इंक्रीज हो गया विच इज बैंक, एट द सेम टाइम आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई विच इज बैंक। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट एडवांस में कर दी गई है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में और समझते हैं। पहली बात, एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एसेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर ईयर्स में लेते हैं, उन्हें एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एम्प्लॉय था मिस्टर एक्स, उसकी सैलरी थी ₹20,000। तो मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काम किया, और काम करने के बाद हमें यहाँ पे सैलरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, राइट? तो इसीलिए जो सैलरी होती है वो एक्सपेंस कहलाई जाती है, हम उसे एक्सपेंस बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स से हम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काम करवा चुके हैं, उसका बेनिफिट ले चुके हैं, राइट? अब होता क्या है, 31 जनवरी को मिस्टर एक्स कहते हैं सर मेरे घर पे ना एक शादी है, तो आप ऐसा करो, आप मुझे जनवरी के साथ साथ फरवरी की सैलरी भी अभी पे कर दो। आप मुझे जनवरी के साथ साथ फरवरी की सैलरी भी मुझे अभी पे कर दो एडवांस में। अब हमने मिस्टर एक्स से सिर्फ जनवरी का बेनिफिट लिया है, राइट? तो इसीलिए हम जो ये वाला अमाउंट है इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर हमने फरवरी का कैश एडवांस में पे कर दिया, फरवरी का जो कैश है वो एडवांस में पे कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट अभी लिया नहीं है। तो जो एडवांस में पेमेंट करी है, प्रीपेड सैलरी जो पे करी है वो बेसिकली एसेट होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हमने मिस्टर एक्स से लेना है फरवरी के महीने में उनसे काम करवा के, राइट? तो प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस के लिए ये एसेट होता है, राइट?
तो जब भी प्रीपेड एक्सपेंस की बात आएगी तो इसका एक एस्पेक्ट होगा कि कैश चला गया बिजनेस से, और एट द सेम टाइम प्रीपेड एक्सपेंस एक कॉलम बन जाएगा एसेट के अंदर और वो हम इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो इसका डुअल एस्पेक्ट क्या हो गया, एक एसेट कम हो गया और एट द सेम टाइम एक एसेट इंक्रीज हो गया, राइट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हैं अभी पे करे नहीं है, पे करने बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। मिस्टर एक्स सैलरी है 20,000 की। 1 जनवरी से लेकर मिस्टर एक्स ने 31 जनवरी तक काम किया और 31 जनवरी को मिस्टर एक्स कहते हैं सर मेरी सैलरी लाओ, राइट। तो हम उसे कहते हैं कि अभी थोड़े दिन बाद हम आपको सैलरी देंगे, 1 हफ्ते के बाद। लेकिन ये जो सैलरी है, मुझे जो सैलरी रिकॉर्ड करनी है, मुझे जो सैलरी रिकॉर्ड करनी है वो तो 31 को ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक्सपेंस तो 31 को ही हो गया, राइट। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। पेमेंट हुई है या पेमेंट नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बेनिफिट ले लिया है, एज लॉन्ग एज यू हैव टेकन अ बेनिफिट, इट मींस यू हैव डन एन एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस कर लिया। तो एट द सेम टाइम एक एस्पेक्ट तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा एक्सपेंस, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी इस एक्सपेंस के अगेंस्ट मैंने पेमेंट नहीं करी है। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होता है उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि मिस्टर एक्स को सैलरी दी जाए, हमारा ऑब्लिगेशन है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, राइट। तो एक एस्पेक्ट तो इसका ये हो गया कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा एस्पेक्ट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा कैपिटल को कम कर देता है, तो दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया कि कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो ड्यू है, अभी रिसीव होनी बाकी है, अभी रिसीव नहीं हुई है, तो वो हमारे लिए एसेट होता है, हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट में इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम इनकम है, फायदा है, तो वो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसका डुअल एस्पेक्ट ये हो गया कि आपका एसेट इंक्रीज हो गया, एट द सेम टाइम आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट एडवांस इनकम। ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल रही है। लेट से मेरे पास 5 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए बी सी डी एंड ई। मैंने ए बी सी डी को पढ़ा दिया, चारों से पैसे ले लिए, लेकिन ई से पैसे पहले ले लिए, उसे पढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो 10th में है और 11th की अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो मैंने उसे ये बोला कि ये जो इनकम है, ये जो आपकी फीस है, ये मुझे आप एडवांस, मेरे पास डिपॉजिट रहेगा, आप नेक्स्ट ईयर आना, तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो जब वो नेक्स्ट ईयर आएगा तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मिस्टर ई को पढ़ाना, राइट? मेरी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब भी बिजनेस के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी या एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, तो वो लायबिलिटी कहलाता है। तो एडवांस इनकम जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, राइट? तो एक एस्पेक्ट क्या हो गया, बिजनेस के अंदर कैश आ गया, राइट? बिजनेस के अंदर कैश आ गया, कैश होता है एसेट का पार्ट। और दूसरा एस्पेक्ट,
आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इसका डुअल एस्पेक्ट क्या हो गया, एक एसेट इंक्रीज हो गया और एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास में इसका हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक